स्टूडेंट माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आदर्श गैस की एंट्रोपी के बारे में। तो आदर्श गैस की एंट्रोपी के बारे में हमने भिन्न भिन्न पदों के रूप में आदर्श गैस की एंट्रोपी ज्ञात की थी। तो देखना कौन कौन से पदों के रूप में हमने पिछले लेक्चर में आदर्श गैस की एंट्रोपी ज्ञात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ज्ञात की थी आदर्श गैस की एंट्रोपी टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में। टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में जो आदर्श गैस की एंट्रोपी आई थी वो क्या आई थी बच्चों? देखना, ds बराबर NCV ln T/T0 प्लस NR ln B/V0। क्या आई थी बच्चों? NCV ln T/T0 प्लस NR ln B/V0। यदि इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ, ठीक है ना, यही आई थी आपकी। यहाँ पर Cv है आपका नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और R है आपका रेडबर्ग नियतांक, गैस नियतांक, और N बोलते हो आप नंबर ऑफ मोल्स, और T/T0 B/V0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके? जैसे आपने दो अवस्थाएं मानी थी, स्मॉल a और स्मॉल b। तो स्मॉल a अवस्था से स्मॉल b अवस्था के मध्य हम क्या देख रहे हैं? टोटल एंट्रोपी का परिवर्तन क्या होता है। तो a अवस्था के लिए हमने जो ताप, दाब और आयतन माने थे वो B0, T0 और P0 की फॉर्म में माने थे, और b अवस्था के लिए जो ताप, दाब और आयतन माने थे वो B, T और P की फॉर्म में माने थे। अगला, ये तो था अपना ताप और आयतन के रूप में एंट्रोपी। अब दूसरा हमने ज्ञात किया था टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में, मतलब ताप और दाब के रूप में। क्या एंट्रोपी आया था बच्चों आपका? NCP ln T/T0, NCP ln T/T0 माइनस NR ln P/P0। इसको मान लो बच्चों समीकरण नंबर 2। दूसरा क्या आया था आपका? प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, मतलब ताप और दाब के रूप में क्या आया था? NCP ln T/T0 माइनस NR ln P/P0। तो यहाँ पे Cp क्या कहलाएगी आपकी? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अगला आया था आपका दाब P और आयतन B के फॉर्म में एंट्रोपी। तो देखना, दाब P और आयतन B के रूप में जो एंट्रोपी आया था वो क्या आया था? ds बराबर NCV ln P/P0 प्लस NCP ln B/V0। यही आया था। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। देखो, Cp और Cv का मतलब समझना आप, यह विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। एक होती है आपकी नियत आयतन पर और एक होती है आपके नियत दाब पर। बेसिकली साधारण तौर पर हम जो विशिष्ट ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करते हैं वो C से करते हैं, और ये होता है ऊष्मा में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में? ताप के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ताप के साथ ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाती है आपकी? हीट कैपेसिटी, मतलब ऊष्मा धारिता। तो दो प्रकार की ऊष्मा धारिता के बारे में अध्ययन करते हैं हम। एक तो Cp नियत दाब पर ऊष्मा धारिता, और एक Cv नियत आयतन पर ऊष्मा धारिता। देखना स्टूडेंट्स, नियत दाब की बात कर लें हम। किसकी? सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। क्या होगी? विशिष्ट ऊष्माधारिता। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो नियत आयतन पर देखना, Cv क्या हो जाएगा? del Q ओवर dt इज कांस्टेंट टू वॉल्यूम, मतलब ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन किस पर? नियत आयतन पर। किस पर? नियत आयतन पर क्या देख रहे हैं? ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन क्या कहलाएगी आपकी? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो देखो,
हम यहाँ पर उपयोग करेंगे जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्लू। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखना बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्लू। मतलब ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस वर्क डन के योगफल के बराबर। तो देखो डेल क्यू बराबर किसके होगा, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्लू के बराबर होगा। और डेल डब्लू क्या होता है अपना वर्क डन, इसको क्या लिख सकते हैं पी डी बी। डेल डब्लू को क्या लिख सकते हैं हम पी डी बी। तो देखो क्या हो जाएगा ये, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी बी। अब हम बात कर रहे हैं नियत आयतन पर। किस पर बात कर रहे हैं, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो देखो आयतन क्या है यहाँ पर, नियत। तो यदि हम आयतन में परिवर्तन देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। तो देखना यहाँ से डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी बी। तो डी बी आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो ये किसी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होने के कारण ये पी डी बी वर्क डन जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल डेल क्यू ओनली ऑन किसके बराबर आएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो सी बी आपका क्या हो जाएगा, सी बी आपका क्या हो जाएगा, नियत आयतन पर जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता थी वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल क्यू के स्थान पर क्या आया, डी यू। डेल डब्ल्यू क्या हो गया आपका, जीरो, क्योंकि आयतन को क्या माना था, नियत। आयतन को नियत माना था तो आयतन में परिवर्तन शून्य के बराबर। इसलिए सी बी क्या लिखेंगे हम, डेल क्यू की जगह डी यू ओवर डी टी इज कॉन्स्टेंट टू वॉल्यूम। और डी यू को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम डी ई बार के रूप में। किसके रूप में, डी ई बार। तो सी बी बराबर डी ई बार ओवर डी टी इज कॉन्स्टेंट टू वॉल्यूम। तो यहाँ से जो डी ई बार आएगा आपका क्या आ जाएगा, सी बी डी टी। और एन मोल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी बी डी टी। तो देखना डी ई बार क्या हो जाएगा अपना, एन सी बी डी टी। किसके लिए, 4n मोल्स के लिए, 4n मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि हम बात करते हैं सीपी, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता आपकी क्या होगी, देखना नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालेंगे ताप के साथ परिवर्तन करते हुए। तो देखो सीपी नंबर दो क्या होगा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सीपी से। और सीपी क्या होगा, टोटल ऊष्मा में परिवर्तन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ और कांस्टेंट प्रेशर। नियत दाब पर ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। ओके स्टूडेंट, वही आप थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करोगे तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी यू प्लस डेल डब्लू, यही होगा डी यू प्लस डेल डब्लू। और डी यू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डी ई बार प्लस और डेल डब्लू की जगह पी डी वी। वर्क डन होता है डेल डब्लू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पी डी वी। देखो तो डेल क्यू क्या हो जाएगा आपका, डी ई बार की जगह यदि मैं लिखूँ एन सी बी डी टी, एन सी बी डी टी, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता प्लस पी डी वी। तो देखना इस वाले समीकरण को मान लो आप 1 और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से जो डेल क्यू है आपका
इसकी वैल्यू कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखना क्या होगा, सी पी बराबर देखो एन सी बी डी टी प्लस पी डी बी, सॉरी ये टी होता है, डेल क्यू ओवर टी। नो डी टी। तो यहाँ से हम जब सी बी देखेंगे तो सी पी क्या हो जाएगा, ये तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, डेल क्यू की। एक मिनट, सी पी क्या हो जाएगा आपका, सी पी बराबर हो जाएगा आपका डेल क्यू ओवर डी टी इज कॉन्स्टेंट टू प्रेशर, और डेल क्यू यहाँ पर क्या होगा आपका डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चों, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर। तो नियत दाब पर जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी वो क्या होगी, डेल क्यू ओवर डेल टी इज कॉन्स्टेंट टू प्रेशर। अब हम आदर्श गैस के लिए क्या पढ़ रहे थे, एंट्रोपी में परिवर्तन। आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन हमने 3 पदों के रूप में देख चुके थे, ताप और आयतन के रूप में, ताप और दाब के रूप में, और दाब और आयतन के रूप में। अब हम अगला देखेंगे कि सम आयतनीय प्रक्रम के लिए क्या होगा, समदाबीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, और समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो देखना स्टूडेंट्स, समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसका ताप क्या हो, नियत हो, स्थिर हो। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है आपका, समतापीय प्रक्रम। मतलब जो आपने 2 अवस्थाएं मानी थी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, उन दोनों अवस्थाओं का ताप एक दूसरे से भिन्न ना हो, दोनों अवस्थाओं का ताप क्या हो, बराबर हो। तो अगला है अपना समतापीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखना, आइसोथर्मल का मतलब जैसे आपने ये स्टेट मानी थी स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, इन दोनों अवस्थाओं के मध्य देख रहे थे हम एंट्रोपी परिवर्तन। इनके ताप दाब आयतन क्या माने थे, ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। इसके ताप दाब और आयतन माने थे हमने पी नॉट, बी नॉट और टी नॉट, और जो अंतिम अवस्था है इसके ताप दाब आयतन माने थे पी, बी और टी के रूप में। तो ताप दाब आयतन क्या माने थे, पी नॉट, बी नॉट और टी नॉट, जो कि आपकी प्रारंभिक अवस्था थी, और अंतिम अवस्था के लिए पी, बी और टी। अब सम आयतनीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, सॉरी समतापीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, तो ताप का मान क्या रहेगा, टेम्परेचर टी क्या रहेगा यहाँ पर, नियत मतलब जब मैं ए अवस्था से बी अवस्था की ओर जाऊंगा तो टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, टी बराबर क्या होगा, टी नॉट। टी बराबर क्या होगा, टी नॉट के बराबर। और ताप में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, दोनों बॉडीज का ताप क्या है, सेम है। तो ताप में परिवर्तन और डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ताप में परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, 0। तो जो आपके इक्वेशन नंबर इससे पहले माने थे 1, 2 और 3, जो 3 अलग अलग पदों के रूप में आपकी एंट्रोपी आई थी, तो उसमें ये टी बराबर टी नॉट पुट करके देखते हैं एंट्रोपी हमको क्या क्या प्राप्त हो सकती है। तो देखना स्टूडेंट्स, देखो एक तो था आपका डी एस बराबर एन सी बी एल एन टी ओवर टी नॉट प्लस एन आर एल एन बी ओवर वी नॉट। जो आपका प्रथम आया था
ताप और आयतन के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन। तो अब इस वाले एंट्रोपी परिवर्तन में यदि मैं T बराबर T नॉट रख दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा ln1, और ln1 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो देखना समतापीय प्रक्रम के अनुसार क्या है आपका T बराबर T नॉट, तो T बराबर T नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि यहाँ पर हम क्या रख दें T बराबर T नॉट रखने पर क्या हो जाएगा, T बराबर T नॉट रख दोगे तो ds बराबर NCV ln1 हो जाएगा, T नॉट से T नॉट कैंसिल आउट, प्लस NR ln P ओवर V नॉट। अब हम जानते हैं ln1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, ln1 क्या होता है आपका 0, चूंकि ln1 बराबर 0, तो ln1 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0। तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आया आपका ds बराबर NR ln B ओवर B नॉट। क्या आया परिवर्तन NR ln B ओवर B नॉट, क्योंकि टेम्परेचर क्या थे दोनों बॉडीज के सेम थे, तो अपना जो एंट्रोपी में परिवर्तन आया वो क्या आ गया NR ln B ओवर B नॉट। और देखें और क्या हो सकता है, और जो दो इक्वेशन थी उनके अनुसार क्या हो सकता है। तो अगला इक्वेशन आपका था, देखना जो आपका सेकंड इक्वेशन आया था, इक्वेशन था आपका ds बराबर NCP ln T ओवर T नॉट माइनस NR ln P ओवर P नॉट माइनस NR ln P ओवर P नॉट, जो आपने समीकरण नंबर 2 माना था, जो आपका ताप और दाब के रूप में जो एंट्रोपी परिवर्तन आया था। अब समायतनी प्रक्रम के लिए देख रहे हैं, तो वही T बराबर T नॉट किसके लिए, सॉरी समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो T ओवर T नॉट रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln T नॉट ओवर T नॉट करोगे तो वैल्यू वही आएगी आपकी ln1, और ln1 का मान क्या हो जाएगा आपका वापस से 0। तो इसलिए ln1 बराबर 0, और यहाँ से जो आपको सम तापीय प्रक्रम के लिए जो एंट्रोपी प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगी बच्चों आपकी ds बराबर n माइनस ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी 0, और ये क्या आ जाएगा माइनस NR ln P ओवर P नॉट, माइनस NR ln P ओवर P नॉट। तो आपको जो एंट्रोपी परिवर्तन आया वो समतापीय प्रक्रम के लिए क्या क्या आया, एक तो आया आपका NR ln B ओवर V नॉट, और दूसरा आया आपका माइनस NR ln P ओवर P नॉट। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्म में आया था आपका। अब अगला जो है आपका वो है सम आयतनी प्रक्रम के लिए। सम आयतनी का मतलब भाई जो आपकी अवस्थाएं थी स्मॉल a और स्मॉल b, इसके प्रारंभिक ताप दाब और आयतन क्या थे P नॉट, B नॉट और T नॉट, और इसके लिए P, B और T की फॉर्म में यही थे। तो सम आयतनी की बात करेंगे तो मतलब सम आयतनी जिसकी आयतन जिसका समान हो, मतलब A स्टेट से B स्टेट में जाने पर इनके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो क्या कह सकते हैं हम B बराबर V नॉट के लिए देखेंगे एंट्रोपी परिवर्तन। भाई इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 यूज करेंगे जो आपके पहले आ चुके हैं, P B की फॉर्म में, P T की फॉर्म में और B P की फॉर्म में। तो देखना अगला है आपका एंट्रोपी परिवर्तन किसमें,
सम आयतनी प्रक्रम में, सम आयतनी प्रक्रम में, सम आयतनी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। और किसके लिए देख रहे हैं हम? आदर्श गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन सम आयतनी को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनी। तो बच्चों आयतन जिसका नियत हो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आयतन क्या रहेगा? नियत। नियत रहेगा तो आयतन में यदि परिवर्तन देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? आयतन में परिवर्तन dB बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो भाई क्या बोलेंगे यहाँ से? B बराबर क्या रहेगा? B नॉट। B बराबर V नॉट फेज ए के लिए और फेज 2 के लिए, अवस्था 1 के लिए और अवस्था B के लिए जो आयतन है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जो आयतन रहेगा आपका क्या रहेगा? B बराबर V नॉट। तो भाई अपन इक्वेशन का यूज करते हैं। पहली जो इक्वेशन थी आपकी, उसके लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन आ रहा था वो क्या आ रहा था? ds बराबर NCB ln T ओवर T नॉट, ln T ओवर T नॉट प्लस NR ln B ओवर V नॉट। यही आ रहा था बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो एंट्रोपी परिवर्तन आ रहा था वो क्या आ रहा था? NCB ln T ओवर T नॉट प्लस NR ln B ओवर V नॉट। अब इस समीकरण में यदि आप B बराबर B नॉट पुट करोगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ln1। और ln1 वापस से क्या वैल्यू दे देगा आपका? 0। तो एंट्रोपी परिवर्तन जो आएगा वो क्या आएगा? ds बराबर NCB ln T ओवर T नॉट। तो देखना स्टूडेंट्स, B बराबर B नॉट रखने पर क्या हो जाएगा? B बराबर B नॉट रखोगे तो ये सेकेंड टर्म में देखना है। तो सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा? देखो ln1 और ln1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। चलो रख के देख लेते हैं। ds क्या हो जाएगा? देखो ds बराबर NCB ln T ओवर T नॉट प्लस NR ln B नॉट ओवर B नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? ln1। और चूंकि आप जानते हो ln1 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। तो आपको जो एंट्रोपी परिवर्तन मिलेगा ds क्या मिल जाएगा? ओनली ऑन NCB ln T ओवर T नॉट के रूप में। और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0। अगला हम देखें तो समीकरण नंबर जो 3 था आपका ds, समीकरण नंबर 3 मतलब आपका आयतन और दाब के रूप में जो एंट्रोपी परिवर्तन था वो क्या था आपका? ds बराबर NCB ln P ओवर P नॉट प्लस NCP ln B ओवर B नॉट। जो आपका समीकरण नंबर 3 था, दाब और आयतन के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन। अब इसके लिए भी हम सम आयतनी प्रक्रम के लिए देखेंगे तो क्या लिख लेंगे? B बराबर V नॉट के लिए। किसके लिए? B बराबर B नॉट के लिए, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है आपका? सम आयतनी, जिसका आयतन समान हो, आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, आयतन में परिवर्तन क्या हो? 0 के बराबर। तो वापस से ds बराबर NCB ln P ओवर P नॉट, NCB ln P ओवर P नॉट प्लस NCP ln B किसके बराबर है? B नॉट के लिए। B नॉट के बराबर किसके लिए? सम आयतनी प्रक्रम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ln1। और ln1 क्या वैल्यू दे देगा बच्चों? ln1 बराबर 0। तो और किस रूप में आ जाएगा आपका एंट्रोपी परिवर्तन? किसके लिए? सम आयतनी प्रक्रम के लिए। ds बराबर NCB ln
पी ओवर पी नॉट के रूप में, और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। अब सम आयतनीय हो गया आपका, सम तापीय हो गया। अगला है आपका सम दाबीय प्रक्रम के लिए। अगला कौन सा है बच्चों, सम दाबीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। सम दाबीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज इन आइसोबारिक। समदाबीय को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और इसमें आइसोबारिक जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, समदाबीय जिन दो स्टेट के मध्य जो दाब होंगे वो क्या होंगे, समान। वही आपकी स्टेट ए और बी, प्रारंभिक स्टेट के जो ताप दाब आयतन थे आपके पी नॉट, बी नॉट, टी नॉट, और जो अंतिम स्टेट थी आपकी स्मॉल बी, उसके ताप दाब और आयतन क्या थे आपके पी, बी और टी के रूप में। तो देखना स्टूडेंट्स, समदाबीय प्रक्रम के लिए जो आपका दाब होगा वो क्या रहेगा, नियत। फोर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए दाब क्या रहेगा आपका, नियत। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या रहेगा, नियत। प्रेशर में कोई भी चेंज क्या रहेगा यहाँ पर, 0 के बराबर, और dP बराबर क्या होगा आपका, 0 के बराबर, मतलब प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर वही आपकी सेम बात, ये आपकी स्टेट आपने A मानी थी, ये B मानी थी, इन दोनों के मध्य आप क्या देख रहे हो, एंट्रोपी परिवर्तन। मतलब एंट्रोपी में कितना परिवर्तन हो रहा है जब हम A स्टेट से B स्टेट की तरफ जा रहे हैं। प्रारंभिक स्टेट जो आपकी A थी, इसके ताप दाब आयतन क्या थे आपके P नॉट, B नॉट और T नॉट, और अंतिम जो अवस्था थी आपकी स्मॉल b, इसके ताप दाब आयतन क्या थे P, B और T के फॉर्म में, यही थे। अब हम बोल रहे हैं समदाबीय। समदाबीय मतलब इन दोनों अवस्थाएं जो हैं A और B, इनके जो दाब क्या रहें, P बराबर P नॉट, इनके दाब आपस में क्या रहें, बराबर रहें। तो जो आपका एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो किस किस फॉर्म में आएगा आपके इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से। तो देखना स्टूडेंट, P की फॉर्म में जो भी आपकी एंट्रोपी परिवर्तन आया था इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में से, वो देखना है आपको। तो इक्वेशन नंबर 2 था आपका, इक्वेशन नंबर 2 से जो एंट्रोपी परिवर्तन आया था आपका क्या आया था, ds बराबर n Cp ln T ओवर T नॉट माइनस nr ln P ओवर P नॉट। क्या आया था बच्चों, देखना, n Cp ln T ओवर T नॉट माइनस nr ln P ओवर P नॉट। ये था आपका समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 से आया था, एन सी पी ln T ओवर T नॉट माइनस nr ln P ओवर P नॉट। अब समदाबीय के लिए बात कर रहे हैं, तो समदाबीय के लिए बात कर रहे हैं तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ से, P बराबर क्या रहेगा, P नॉट के बराबर। ये A अवस्था के लिए प्रेशर था और ये B अवस्था के लिए प्रेशर था। तो इसमें हम जब P बराबर P नॉट पुट कर देंगे इस वाले समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखना, P बराबर P नॉट रखने पर, P बराबर P नॉट रखने पर क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस की कौन सी बात हो रही है, समदाबीय। तो देखो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर n Cp ln T ओवर T नॉट, n Cp ln T ओवर T नॉट माइनस nr ln P ओवर P नॉट, माइनस nr ln P ओवर P नॉट। P को किसके बराबर रख रहे हो, P नॉट के, तो ये क्या हो जाएगा, ln 1। तो ln 1 हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं ln 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर। तो आपको ओनली ऑन जो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, n Cp ln T ओवर T नॉट।
क्या होगा बच्चों, NCPln T/T0। अगला इक्वेशन था आपका समीकरण नंबर 3, उसमें भी आपका दाब के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन आ रहा था। तो समीकरण नंबर 3 देखो आपका क्या था, ds बराबर NCPln P/P0 प्लस NCPln B/B0। क्या था स्टूडेंट्स, NCPln P/P0 प्लस NCPln B/B0। अब ये था आपका समीकरण नंबर 2 और ये थे आपके समीकरण नंबर 3। तो हम इनमें इनका यूज क्यों कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हमने समतापीय, समआयतनीय और समदाबीय के लिए अब हम कर रहे हैं। तो जहाँ पर इनकी टर्म आ रही है, जैसे समदाबीय की बात कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 में कहाँ पर हमारी P वाली टर्म आ रही है, तो वहाँ पे हमको क्या रखना है, P बराबर P0। तो देखो ये आपका समीकरण नंबर 3 था, इसमें भी आप क्या रख दोगे, P बराबर P0। तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर NCPln1 और ln1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो टोटल टर्म क्या इसके बराबर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर, प्लस NCPln B/V0। तो एंट्रोपी में परिवर्तन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, ds बराबर NCPln B/V0। ये हो गया बच्चों आपका समदाबीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। क्या क्या आया, NCPln T/T0 और NCPln B/V0। लास्ट है आपका एंट्रोपी परिवर्तन है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। किसके लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, या रुद्धोष्म प्रक्रम में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वो क्या होगा, रुद्धोष्म एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखना रुद्धोष्म प्रक्रम में होता क्या है, प्रक्रम की जो ऊष्मा होती है निकाय की और जो एंट्रोपी होती है वो क्या रहती है, नियत रहती हैं। नियत मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन मेजर नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखना रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, हम जानते हैं, देखो बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या रहता है, ऊष्मा Q क्या रहती है आपकी, नियत मतलब कांस्टेंट। मतलब ये प्रक्रम बाहर से कोई भी ऊष्मा नहीं लेगा और ना ही बाहर कोई ऊष्मा देगा, जो भी ऊष्मा होगी सिस्टम की होगी। और एंट्रोपी S क्या रहेगी, नियत। एंट्रोपी S मतलब अव्यवस्था क्या रहेगी आपकी, नियत। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, dq चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऊष्मा क्या है आपकी, नियत। इसी प्रकार चेंज इन एंट्रोपी वो भी क्या हो जाएगा आपका, ds बराबर 0, क्योंकि s क्या है आपका, कांस्टेंट। अब हम देख ही क्या रहे हैं, एंट्रोपी परिवर्तन देख रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कि q बराबर नियत है तो डेल q 0, एंट्रोपी s क्या है फिर नियत है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। और किससे देख सकते हो आप, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम से भी आप देख सकते हो। ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या था आपका, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या था, देखो ऊष्मा गति के प्रथम नियम डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो देखो Q कांस्टेंट है, नियत है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल Q क्या हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू 0। और ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं
हम जानते हैं ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है ds, वो किसके बराबर होता है? डेल क्यू ओवर टी के बराबर। किसके बराबर? डेल क्यू ओवर टी। तो डेल क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ रही है? 0। किसके लिए? रोधोष्म प्रक्रम के लिए। तो टोटल ds क्या हो जाएगा आपका? ऊष्मा में परिवर्तन, सॉरी एंट्रोपी में परिवर्तन रोधोष्म प्रक्रम के लिए 0। और यहाँ से भी आप देख सकते थे कि रोधोष्म प्रक्रम के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन होती है वो क्या होता है? 0। तो बच्चों टोटल हमने एक तो देखो फर्स्ट पढ़ा था हमने एंट्रोपी में परिवर्तन आदर्श गैस के लिए ताप और दाब के रूप में। पहला क्या पढ़ा था? ताप और दाब के रूप में। दूसरा पढ़ा था हमने ताप और दाब के रूप में, और पहला ताप और आयतन के रूप में। नंबर 3 था अपना दाब और आयतन के रूप में। नंबर 4 अपना 5 और 6 क्या था? ये तो समतापीय, समतापीय के लिए पढ़ लिया था, समदाबीय, सम आयतनी, और नंबर 7 रोधोष्म प्रक्रम के लिए। तो आपके 7 प्रकार से आप मतलब 7 प्रक्रमों के लिए अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो कि जो एंट्रोपी परिवर्तन आदर्श गैस के लिए क्या क्या आता है। इससे आगे बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद।